नमस्कार दोस्तों, आज हम वैभव ग्लोबल लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। वैभव ग्लोबल एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4600 करोड़ का है और इस कंपनी को मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत रिसेंटली एक रील मेरे साथ शेयर हुई थी जिसमें एक सज्जन बता रहे थे कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 1000 लेवल्स तक पहुँच गया था कोविड के वक्त और अब करेक्ट होके करीबन 300 लेवल्स पे आया है। और इस कंपनी में बहुत हैवी वेट्स इन्वेस्टेड है, जैसे विजय केडिया, आशीष कचूलिया, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टेड है। और समवेयर दिस स्टॉक और दिस कंपनी कुड टर्न अराउंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, दैट इज़ व्हाट ही वाज सेइंग, राइट। तो मैं इस कंपनी को एक्चुअली पहली बार आई वाज हियरिंग द नेम ऑफ दिस कंपनी, आई एक्चुअली डिड नॉट नो मच अबाउट दिस कंपनी। तो सबसे पहले तो वट एवर ही क्लेम्ड इन दैट शॉट इन दैट रील, आई जस्ट चेक दैट। तो उन्होंने सही कहा कि इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस कोविड के वक्त करीबन 1000 की लेवल्स तक गया था एंड देन करेक्टेड टू लाइक 300 लेवल्स इन द लास्ट couple of months, right? And the second thing which he spoke about, the investors which are invested in this company, yes, Vijay Kedia is invested in this company, 1.86% stakes थे उनके 3 साल पहले जो बढ़ के 2.03 हुए हैं, and Ashish Kacholia is also an investor in this company, right? तो जैसे मैंने बताया कि I had absolutely no idea about this company, so the first thing which I did was I looked at the stock price, and stock price में मुझे बहुत ज़्यादा fluctuations दिखे। So the first impression that I got was कि ज़रूर ये एक commoditized company होगी, राइट। ये स्टील मैन्युफैक्चरर होगी या फिर वुड या प्लाई बनाती होगी या फिर स्टील या प्लास्टिक बनाती होगी या पेपर बनाती होगी। सो दैट इज़ व्हाट द फर्स्ट इंप्रेशन आई हैड व्हेन आई लुक्ड एट द स्टॉक प्राइस ऑफ दिस कंपनी, एंड आई थॉट दैट दिस इज अ सिक्लिकल काइंड ऑफ स्टॉक, राइट। बट व्हेन आई लुक्ड एट द सेल्स डेटा तो स्टोरी कुछ अलग निकली, राइट। इफ़ यू लुक एट द सेल्स नंबर, द क्वार्टरली सेल्स नंबर, द पर्पल बार्स दैट यू सी ऑन द स्क्रीन, ये सेल्स नंबर्स जो है या सेल्स डेटा जो है ये क्वार्टरली पिछले 10 सालों से एक तरह से कंसिस्टेंटली एक बहुत सस्टेन्ड तरीके से ग्रो हो रहा है, राइट। इसमें कोई सिक्लिकलिटी नहीं दिखी है, जिसका मतलब ये एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है, ये एक सिक्लिकल कंपनी नहीं है, राइट। सिक्लिकल कंपनी का जो सेल्स नंबर्स होते हैं वो इस तरह के कुछ दिखते हैं, यहाँ पे काफ़ी नीचे है, फिर ये ऊपर चले गए, and then you see a lot of cyclicality over here. So the chart which I'm showing you right now is of Tata Steel. Tata Steel is a steel manufacturer, it's a commodity company and it's a cyclical company, but Vaibhav Global is not a cyclical company, right? Vaibhav Global is a structural growth company, it's an evergreen company, it's a secular growth company, क्योंकि इसका जो sales numbers जो है वो काफ़ी consistently एक तरह से grow हो रहे हैं, it's kind of a consistent growing company, राइट। तो फिर इसका जो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो क्यों इतना ऊपर चला गया एंड फिर गिर गया, राइट। द रीज़न इज बिकॉज ऑफ EPS growth or profitability. So the profitability, when it went up in 2022, the stock price went up with it, and when the profitability kind of went down, when there was EPS degrowth, the stock price also came down with the profits of the company, right? So why is there EPS degrowth or why there is PAT degrowth in this company is something which we'll figure out. ऐसा क्या हुआ इस कंपनी में कि स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चला गया और फिर एकदम नीचे आ गया, ये कंपनी बनाती क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं, राइट। तो ये कंपनी एक रिटेल कंपनी है, जैसे ट्रेंड एक रिटेल कंपनी है, आदित्य विजन एक रिटेल कंपनी है, वैसे वैभव ग्लोबल भी एक रिटेल कंपनी है, एक्सेप्ट इस कंपनी के स्टोर्स नहीं है, राइट। ये जो भी रिटेलिंग करती है, जो भी प्रोडक्ट्स बेचती है वो टीवी पे बेचती है, मोर इम्पॉर्टेंटली टीवी पे बेचती है, करीबन 64% जो है वो टीवी पे बेचती है कंपनी, राइट। 36% जो है सेल्स जो है ई कॉमर्स से आते हैं, बट प्रिडोमिनेंटली 64% टीवी से शॉपिंग होती है। तो मुझे बहुत अच्छा याद है जब हमारे पास केबल हुआ करता था बहुत पहले, तो रात को 12 बजे के बाद बहुत सारे चैनल्स पे वो मोटापा कम करने वाले या फिर वेट लॉस वाले एड्स चलते थे और फिर वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर दिया जाता था और उस टोल फ्री नंबर पे देकर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते थे। तो बहुत लोग वो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते थे, स्पेशली people who had multiple type of illnesses, a cure was kind of given in those ads, right? तो उसी प्रकार ये कंपनी जो है टीवी पे अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। इट सेल्स ज्वेलरी, 70% ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम फ्रॉम ज्वेलरी एंड 30% कम फ्रॉम अदर स्टफ लाइक अपैरल्स, होम प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो प्रिडोमिनेंटली जो इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वो ज्वेलरी की तरह थोड़ा टिल्ट करता है। दिस कंपनी इज़ ऑपरेशनल इन 3 जोग्राफीज़, एक तो यूएस और यूके में अपने कस्टमर्स को ये प्रोडक्ट्स बेचती है, जर्मनी में 2021 में कंपनी अपने ऑपरेशंस खोली है और बहुत रिसेंटली वहाँ पे एबिटा प्रॉफिटेबल हुई है, राइट। तो
दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट कंपनी एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स बेच रही है, ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है, कुछ प्रोप्राइटरी वेबसाइट्स बनाए हैं उनके थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है, टीवी के थ्रू प्रोडक्ट बेच रही है, लोग कॉल कर करके टेली कॉलिंग करके प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो होते हैं एक रिटेल प्लेयर को जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है, एक्सेप्ट फॉर स्टोर्स, दैट इज समथिंग विच कंपनी हैज़ बीन डूइंग फॉर द लास्ट लाइक कपल ऑफ ईयर्स, राइट। तो आप समझते हैं कि व्हाट हैपेंड टू the stock price and the EPS story, and when will EPS rebound, whether this could be a turnaround company, what is it that we can expect from this company as we go ahead, right? तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों गया था, या फिर द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आस्क इज ये स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों गया था कोविड के वक्त। क्योंकि कोविड के वक्त ऑल द स्टोर्स व शट, सारी दुकानें बंद थी, राइट। दुकानों से सामान नहीं खरीदा जा रहा था, ई कॉमर्स वेबसाइट से, ऐप से ही खरीदा जा रहा था, या फिर टीवी से खरीदा जा रहा था यूएस एंड यूके में, राइट। तो सो there was a lot of demand for the products that this company was selling because the other channels, other distribution channels were shut down. So the company very well capitalized on that demand and increased its sales in COVID, right? Due to which इनके profitability भी COVID के वक्त increase हुई, profitability increase हुई तो stock को re-rating मिली, बहुत सारी liquidity आई एक तरह से stock में। Vaibhav Global became a very famous kind of a company during COVID, right? But जब COVID चला गया तो ये स्टॉक प्राइस एक तरह से कोलैप्स हो गया। क्यों कोलैप्स हुआ? डिमांड कम हो गया कोविड के वक्त। सेल्स डेटा तो नहीं दिखा रहा है कि डिमांड कम हो गया कोविड के बाद, राइट। कोविड 2022 2023 तक चल रहा था, राइट। 2022 के बाद भी कंपनी एकदम स्ट्रक्चरल तरीके से ही ग्रो हो रही थी, राइट, जैसे पहले ग्रो हो रही थी, राइट। एक्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा अच्छा ग्रो किया ड्यूरिंग कोविड, बट इवन आफ्टर कोविड देयर वाज स्ट्रक्चरल ग्रोथ इन द कंपनी। देयर वाज नो सेल्स डी ग्रोथ दैट वी कुड सी ओवर हियर, राइट। इनफैक्ट इफ यू लुक एट दिस पर्पल बार, ये तो काफ़ी लंबा वाला एक तरह से सेल्स ग्रोथ हुआ है। सो देयर वाज नो सेल्स डी ग्रोथ दैट हैपेंड। सो देयर वर अदर रीजंस व्हाई विच the profitability of the company went down. Now what could be these other reasons? One could be gross profit margin contract हुए होंगे, राइट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल प्राइसेस जो होते हैं जब बढ़ जाते हैं कंपनीज के, तो दे आर नॉट एबल टू कंटेन दोज प्राइसेस एंड दे आर नॉट एबल टू पास ऑन दोज प्राइसेस टू द एंड कस्टमर्स, जिसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट ये कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, 60 to 70% के बीच में खेल रहे पिछले 10 साल से, और पिछले 2 सालों में या 3 सालों में तो ये करीबन 69% तक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहुंचे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रेड लाइन, इफ यू कैन सी द ग्रॉस प्रॉफिट margin is 69%, right? The reason why this company has such fantastic gross profit margins and the gross profit margins did not contract is because this is a vertically integrated company, right? तो करीबन 20-25 ऑड कंट्रीज से अपने रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करती है, इंडिया में वो प्रोडक्ट्स को एक तरह से मैन्युफैक्चर करती है और फिर यूएस और यूके में जाके वो प्रोडक्ट्स को बेच देती है, राइट। तो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है अपने प्रोडक्ट्स को, ट्रेड नहीं करती है, राइट। जैसे डीमार्ट फॉर एग्जांपल चावल या दाल किसान से खरीद के अपना 5% 3% मार्जिन लगा के हमें बेच देता है, वो एक ट्रेडेड प्रोडक्ट है। ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बेच रही है, जो झुमके बेच रही है, जो ईयरिंग्स बेच रही है, वो ट्रेडेड प्रोडक्ट्स नहीं है, वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, राइट। जिसकी वजह से कंपनी का कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होता है। दैट्स वाई इट्स अ वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेयर and its gross profit margin does not contract, it has in fact expanded, right? So the reason for the EPS degrowth is not sales, it is not gross profit margin contraction, it is operating profit margin contraction. अगर आप operating profit यहाँ पे देखो, the yellow line, it was 17% at one point of time during COVID, and then if you see it right now, it's around 7%, right? तो ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से operating profit margin contract हुए? 2 चीज़ हुए। सबसे पहले तो कंपनी ने जो अपना जर्मनी का ऑपरेशंस शुरू किया, तो जब भी आप कोई नया ऑपरेशंस शुरू करते हैं तो आपको लागत लगानी पड़ती है पैसे की, आपको इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में काउंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले 2 से 3 साल का थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 1 सेकेंड थिंग इज़ दैट जब आप the company for a very long time was selling on TV, right? कंपनी ने रियलाइज़ किया है कि ई कॉमर्स को वी कैन नॉट लीव आउट ई कॉमर्स एज अ चैनल, बट ई कॉमर्स का बिजनेस ग्राउंड अप ज़ीरो से बनाना था। तो आप कोई नया बिजनेस जब बनाते हो तो आपको फिर से लागत लगानी पड़ती है, काफ़ी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस कंपनी ने भी वो एक्सपेंसेस लगाए और
अपना e-commerce का business बनाया, which is contributing 36% to its top line right now, and it wants this business to contribute to its top line by around 50% as we go ahead, right? तो इसके वजह से इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुए, हाफ हो गए, एंड उसके वजह से इसका ईपीएस डी ग्रोथ हुआ, एंड ईपीएस डी ग्रोथ हुआ तो स्टॉक प्राइस गिर गया इस कंपनी का, राइट? अब आगे क्या हो सकता है, व्हाट इज इट दैट द कंपनी इज लुकिंग एट? तो सबसे पहले तो गाइडेंस देख लेते हैं, एंड देन वी कैन stitch the pieces accordingly, right? So the guidance that the management is giving ki we want a 15% sales growth, right? So the company, the space in which it is operating is retail, and retail in UK and US is growing at around 8.5%. So if the largest sector is growing at around 8%, a company cannot grow at 25, 30, 35%, right? सो ये कंपनी मैक्सिमम एक 14-15-16% का सेल्स ग्रोथ देगी, राइट? इट्स इन द रिटेल सेक्टर, राइट? सेकेंड थिंग विच द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट is 15% operating profit margin. So the current operating profit margins are around 8%, 9%, right? तो ये 15% operating profit margins कैसे आएंगे? 4 triggers to that. One, आपका जो Germany का operations है, that will very soon turn EBITDA positive, and it will give you good operating profit margins over a period of time. Second is the e-commerce business has better operating profit margins than the TV business. So e-commerce is 36% right now, very soon it will become 50%. Third is in-house brands, right? For example, जब Myntra launch हुआ था तो वो लोग Calvin Klein और Ralph Lauren और Denims के जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, जब मिंत्रा बहुत फेमस हुआ तो फिर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना के मैन्युफैक्चर करके बेचने लग गया, जिसका मतलब कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो गया. दे डिड नॉट हैव टू शेयर दैट मार्जिन विद अ बिगर ब्रांड. उसी तरह ये कंपनी भी इन हाउस ब्रांड्स बना रही है, राइट? फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉन ज्वेलरी सेगमेंट. तो ज्वेलरी एज अ सेगमेंट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू पर्सनल केयर और फॉर दैट इंस्टेंस अपैरल, राइट? तो इट वांट्स टू डाइवर्सिफाई इनटू अदर प्रोडक्ट्स. एंड फिफ्थ इज ये कंपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर रही है. बहुत सारी ई कॉमर्स, छोटी छोटी ई कॉमर्स कंपनीज को बहुत सारे जोग्राफीज़ में, अन्य जोग्राफीज़ में एक्वायर कर रही है. टेली कॉलिंग कर रही है. सो यू नो पीपल रीच आउट टू यू via phone to kind of sell stuff. So they have acquired another company which is into telecalling business, right? तो इससे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है that will improve to around 15%, right? तो सेल्स ग्रोथ 15% तक ही रहेगा, ज़्यादा नहीं ग्रो होगा क्योंकि इंडस्ट्री उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिलियंस इन द मार्जिन्स दैट द कंपनी इज सीइंग, ड्यू टू विच दे आर एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ अराउंड 30% in the next couple of years, right? तो this is what the guidance management has given, right? If you look at the other aspects of this company, ये एक free cash flow positive company है, right? जो भी mergers and acquisitions करती है उसके लिए external debt नहीं उठाती है, ना equity dilute करती है, right? If you look at the free cash flow numbers over here, it's a free cash flow company. 506 crore का free cash flow है. Reinvestment rate जो है 67% है. नई चीज़ें करने, if you look at the reinvestment rate in the last 3 years, 151%, 91%, 160%. A lot of reinvention is happening in the company to get newer business to the fore, right? कभी equity dilute करने की हिस्ट्री नहीं है, तो काफ़ी disciplined तरीके से अपने operations चला रही है. Never dilutes equity, right? Investors से आके पैसा नहीं मांगती है ये कंपनी, right? It does not take long-term debt as well. तो जो भी growth हो रहा है, it is happening through internal cash accruals. If you see the debt numbers over here, almost zero है यहाँ पे. एक चीज़ थोड़ी अलग है बैलेंस शीट पे, या फिर एक डिविएशन है कि शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है कंपनी का. तो वर्किंग कैपिटल साइकिल डेट ज़्यादा है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस दैट दे सी एंड दे काइंड ऑफ कंटेन दैट by taking short-term debt, right? So even if you look at the fixed to total asset ratio, it's around 31%. It's not capex heavy because इनके खुद के retail stores नहीं है. ये काफ़ी light company है, capex light company है, right? So what is it that we can expect from this company? क्या ये company एक multibagger वगैरह कुछ बन सकती है, 5x 7x returns दे सकती है अगले 3 साल में, 2 साल में? नहीं, मुझे नहीं लगता, राइट? इसका कंपैरिजन मैंने दूसरे रिटेल कंपनीज जो मैंने इस फोरम पे या फिर इस चैनल पे डिस्कस किया उसके साथ में कर रहा हूँ, राइट? सो इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ ऑफ द अदर कंपनीज दैट वी हैड डिस्कस्ड, ट्रेंट, आदित्य विजन, पीएन गाडगिल,
सारों का सेल्स ग्रोथ जो है वो 25% से ज़्यादा है, राइट। वैभव ग्लोबल का पिछले एक साल का सेल्स ग्रोथ सिर्फ 16% है, राइट, एक्सपेक्टेड लाइंस पे। प्रॉफिट ग्रोथ भी बाकी कंपनीज़ का बहुत अच्छा है, इसका सिर्फ 7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन द 3 companies that we discussed are about 25%, this company is only 11%. But if you look at the P, the other 3 companies are very, very expensive, wherein Vaibhav Global is trading at a PE of 36, right? And if one has to kind of understand what would be the right level if one wants to invest in this company, then I think a PE of around 25 to 30 should be a decent PE, right? So this is not a hyper growth company, it's not a very very aggressive company, ये एक consistent compounder type की company है। इसको आप बहुत expensive levels पे नहीं ले सकते हैं क्योंकि the growth is very limited that this company could do. It's not going to give you 25% plus sales growth. ये काफ़ी एक सीमित तरीके से 15-16% से grow होगी, right? And over a very long period of time, let's say 5 years, 4 years, 5 years, 6 years, it could make decent money for its investors. But this is not a short-term play, and it has to be bought at very cheap levels. It cannot be bought at a PE of 36 or 38 or 40. फिर एक तरह से नुकसान ही होगा, sideways ही एक तरह से profitability जाएगी इस कंपनी की बहुत वक्त तक, right? So the entry point is very very important rather than the other things that people look at, right? But if I just have to summarize, the sales growth is 15% is what they're expecting. Sectoral tailwinds ऐसा कुछ नहीं है, right? कोविड एक एक्सेप्शनल केस था, उसके वजह से इनका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा, नहीं तो कोई ऐसा कोई चीज़ होने नहीं वाली, आई होप होने नहीं वाली है आगे जाके, राइट। EPS ग्रोथ 25% का दे देगी कंपनी, राइट, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स। प्रॉफिटेबिलिटी इज करंटली वीक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे एक्सपेक्टिंग 15%. इफ दे गेट एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%, then the net profitability would be 9%, 10%, but that will only happen after 1.5 year, not immediately, right? Predictability of cash flows is really good. Company is able to convert profits into cash flows, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट इज़ गुड, ये बहुत वक्त के बाद एक ऐसी कंपनी मिली है जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डेट नहीं लेती है, डेट लेकर फिर इक्विटी से उसको चुकाती नहीं है, खुद के कैश अक्रूवल्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ एक तरह से बढ़ रही है। वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा कि 36 थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशंस है, 25 to 30 शुड बी a decent kind of a valuation if one has to look at. It's a consistent compounder, कुछ ज़्यादा hyper growth company नहीं है। What will matter is at what number or what P you enter in this company, that is something which will matter. It's a long term consistent compounder, इससे कुछ उससे ज़्यादा expect करना नहीं चाहिए, right? So this was a brief about Vaibhav Global. I hope you like this analysis. If you have, please like and share this video and follow the channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research when you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Take care. Bye-bye.